डियर स्टूडेंट्स, 8th क्लास में पिछली कक्षा में हमने जो सोशल साइंस में जो पार्ट हमारा चल रहा था हिस्ट्री का, उसमें चैप्टर फर्स्ट जो हमारा चल रहा था हाउ, व्हेन एंड वेयर। इसमें हमने टॉपिक के बारे में पढ़ा था हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। डेट्स किस प्रकार इम्पोर्टेंट होती है वो हमने पिछली कक्षा में देखा था। आज हम न्यू टॉपिक हाउ डू वी पीरियोडाइज, इस टॉपिक के ऊपर हम स्टडी करेंगे। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर, देखते हैं हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम अवधियां कैसे तय करते हैं। In 1817, James Mill, a Scottish economist and a political philosopher, published a massive three-column work, A History of British India. एक इकोनॉमिस्ट था, स्कॉटिस्ट इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, उसका नेम था जेम्स मिल। उसने 1817 में एक बुक लिखी जिसका नेम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसको इसने 3 विशाल खंडों में इसको लिखा था, 3 मैसिव कॉलम वर्क, यानी 3 जो बड़े कालखंड होते हैं उसमें इसको इसने विभाजित किया था इस बुक को। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। उसने इस किताब में इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइडेड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो उसने 3 कालखंड बनाए, जो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इस प्रकार थे। दिस पीरियोडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और इसको ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। ये जो निर्धारण किया गया, इस प्रकार का जो पीरियोडाइजेशन किया गया, उसको एक्सेप्टेड भी किया लोगों ने। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आपको इंडियन हिस्ट्री को समझने के इस वे में कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है? तो हम इसका अवलोकन करते हैं, क्या हम इस कालखंड के माध्यम से हिस्ट्री को समझ सकते हैं? तो हम देखते हैं व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स। सबसे पहले तो यह है कि हिस्ट्री को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश हम क्यों करते हैं, हम हिस्ट्री को डिवाइडेड क्यों करते हैं डिफरेंट पीरियड्स में। तो पहले तो वो हम देखेंगे। वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज द अपीयर टू अस। तो हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हम एक दौर की जो खासियत होती है, उसके जो सेंट्रल जो फीचर्स होते हैं उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम हिस्ट्री को कालखंड में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसके जो सेंट्रल फीचर्स होते हैं उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम उसको जो है डिवाइडेड करते हैं डिफरेंट पीरियड्स में। So the terms through which we periodize that is demarcate the difference between periods became important। इसलिए ऐसे वर्ड इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जिसके सहारे हम टाइम को विभाजित करते हैं, पीरियड को हम डिवाइड करते हैं।
तो ऐसे जो वर्ड होते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दे रिफ्लेक्ट ओवर आइडियाज अबाउट द पास्ट। ये शब्द हमारे विचारों को दर्शाते हैं, हमारे आइडियाज को बताते हैं। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। और क्या करते हैं, और एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच में जो चेंजेज होते हैं उसका सिग्निफिकेंस बताते हैं, उसका महत्व बताते हैं। यानी एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच में जो चेंजेज आते हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या इम्पोर्टेंस होता है, वो ये डिवाइडेशन बताता है। मिल को यह लगता था दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। तो मिल को यह लगता था कि जो एशियन सोसाइटीज है वो सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। तो ये मिल को लगता था कि जो एशियन सोसाइटीज है, जो एशियाई समाज है, वो यूरोप की तुलना में जो है बैकवर्ड है, वो पीछे है। इसलिए मिल ने इस प्रकार का डिवाइडेशन किया। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की उनकी समझदारी इस प्रकार थी। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल्ड द कंट्री। तो मिल को ये लगता था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम जो डेस्पोट्स थे, डेस्पोट्स का मतलब जो तानाशाह थे, उनका ही यहाँ पर राज चलता था। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट tabus and superstitious practice dominated social life। और इसके अलावा यहाँ इंडिया में चारों तरफ केवल जो धार्मिक बैर था और जातिगत बंधन थे और जो अंधविश्वास थे, उन्हीं का बोलबाला था, डोमिनेटेड थे। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। तो मिल को ये लगता था, या मिल की राय में, जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, उसको ये लगता था। मिल को ये लगता था कुड सिविलाइज इंडिया, इंडिया जो है सिविलाइज हो सकता है किसकी मदद से, ब्रिटिश रूल की मदद से। टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया। तो इसके लिए किसकी जरूरत थी? इस काम के लिए ये जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, यूरोपियन मैनर्स, इसके अलावा कला, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस जो संस्थान है वो, और इसके अलावा लॉज, जो लॉज है, जो कानून है, उनको लागू किया जाए। मिल को ये लगता था कि जो यूरोप के जो मैनर्स है, जो आर्ट्स है, जो इंस्टीट्यूशंस है, जो लॉज है, उनको भारत में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, तभी इंडिया जो है सिविलाइज हो सकता है। ये मिल का विचार था, मिल को ये लगता था। इसके अलावा मिल इन फैक्ट सजेस्टेड that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people। और इसके अलावा मिल का ये भी सुझाव था, मिल ने ये भी सजेस्ट किया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए, कनकेर कर लेना चाहिए,
ब्रिटिश शुड कनकेयर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया। इंडिया की जितनी भी टेरिटरीज है उनके ऊपर क्या कर देना चाहिए, उनके ऊपर जो है कनकेयर कर देना चाहिए, यानी कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को क्या मिल सके, भारतीय जनता जो है वो जो है ज्ञान और सुखी जीवन जी सके। हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल, तो इंडियन पीपल जो है उनको हैप्पीनेस आ सके। इसके लिए जो है सारे टेरिटरीज के ऊपर ब्रिटिश को क्या कर देना चाहिए, कनकेयर कर देना चाहिए, कब्जा कर देना चाहिए। ये मिल का विचार था। और इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, और उसको ये भी लगता था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता था। उसको ये लगता था, उसको क्या लगता था कि इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, ब्रिटिश हेल्प के बिना इंडिया प्रगति नहीं कर सकता था। ये मिल का विचार था। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की इस धारणा में ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। तो इस आइडियाज में अंग्रेजी शासन प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन का प्रतीक था। अगर हम इस आइडिया को माने तो मिल ने जो आइडिया दिया उसके अनुसार अंग्रेजी शासन जो था वो रिप्रेजेंट करता था ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन और प्रोग्रेस का वो प्रतीक था मिल के अनुसार। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस, अंग्रेजी शासन से पहले जो दौर था वो अंधकार युग था, अंधकार का टाइम था, डार्कनेस का था। तो ये अंग्रेजों के आने से पहले मिल का ये मानना था कि पहले यहाँ पर डार्कनेस था, यानी अंधकार का दौर था। कैन सच ए कंसेप्शंस बी एक्सेप्टेड टुडे, क्या इस कंसेप्शन को स्वीकार किया जा सकता है, एक्सेप्टेड किया जा सकता है आज के दौर में? तो इसकी भी हम ये करेंगे, हम अवलोकन करेंगे कि किस प्रकार जो ये कंसेप्शंस है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम, क्या हिस्ट्री के किसी भी दौर को हम हिंदू और मुसलमान दौर कह सकते हैं? हिस्ट्री को हम केवल हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हम डिवाइडेड कर सकते हैं क्या? डिड नॉट ए वेराइटी ऑफ फैथ्स एग्जिस्ट सिमुलटेनियसली इन दिस पीरियड्स, तो क्या इन सारे जो दौर है इन दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चल सकते थे? Why should we characterize an as only through the religion of the rulers of the time? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की क्या जरूरत है? To do so is to suggest that the lives and practice of the other do not really matter. अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मीन ये होगा कि औरों के जीवन और उनके जो तौर तरीके हैं उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर हम इस प्रकार इस बात को मानते हैं तो जो दूसरे लोगों का जीवन है, उनके जो तौर तरीके हैं उनका जो है कोई महत्व नहीं होगा। वी शुड आल्सो रिमेंबर, हमें ये भी रिमेंबर रखना चाहिए दैट इवन रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। तो हमको ये भी रिमेंबर करना चाहिए कि एंशिएंट इंडिया में सारे रूलर्स का भी एक धर्म नहीं होता था। जो रूलर्स होते थे उनका भी सेम फेथ नहीं होता था, उनका सेम एक ही प्रकार का धर्म उनका नहीं होता था।
moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. अंग्रेजों द्वारा किए गए क्लासिफिकेशन से अलग हटकर जो इंडियन हिस्टेरियंस थे उन्होंने हिस्ट्री को यूजुअली 3 भागों में उन्होंने बांटा। थ्री पार्ट में उन्होंने इसको डिवाइडेड किया इंडियन हिस्ट्री को। वो है आपके एंशियंट, एक तो प्राचीन, मेडिवल मध्य भारत एंड मॉडर्न आधुनिक भारत। तो हमारे जो आज के जो हिस्टेरियंस है उन्होंने हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम। तो इस डिवीजन की भी अपनी प्रॉब्लम थी, इसकी भी प्रॉब्लम थी। इट इज ए पीरियोडिजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality। अगर हम इस डिवाइडेशन को देखें तो इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। हिस्टेरियंस का हिस्ट्री को इन खंडों में बांटने की ये जो समझ थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, ये पश्चिम से आई थी। और पश्चिम में आधुनिक काल को जो है कौन सा युग माना जाता है? एक तो इसको जो माना जाता है साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्विलिटी का युग माना जाता है। तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। मेडिवल वाज ए टर्म यूज्ड to describe a society where these features of modern society did not exist। उनके लिए मेडिवल सोसाइटी वे सोसाइटी थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? क्या हम अपने स्टडी के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे अपना सकते हैं? As you will see in this book, under British rule people did not have equality, freedom और liberty। जैसा कि हम इस बुक में देखेंगे कि ब्रिटिश रूल में लोगों के पास में समानता, स्वतंत्रता और फ्रीडम नहीं थी, इक्विलिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी और लिबर्टी नहीं थी, यानी मुक्ति नहीं थी। नॉर वाज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। और ये प्रगति का दौर भी नहीं था और आर्थिक विकास का दौर भी नहीं था। मैनी हिस्टेरियंस देयरफॉर रेफर्स टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। इसलिए बहुत सारे जो हिस्टेरियंस है वो इस पीरियड को कॉलोनियल कहते हैं। तो व्हाट इज कॉलोनियल ये हम पढ़ेंगे। व्हाट इज कॉलोनियल यानी औपनिवेशिक क्या होता है, कॉलोनियल क्या होता है। इन दिस बुक यू विल रीड about the way the British came to conquer the country and establish their rule। जैसा कि आप इस किताब में पढ़ोगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को कनकेर किया और स्थानीय जो नवाब थे, जो राजा थे, उनको दबाकर उन्होंने किस प्रकार जो है शासन स्थापित किया, ये हम इस बुक में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया, सब जगेटिंग करके, किनको सब जगेटिंग करके, जो नवाब थे, लोकल नवाब और जो राजा थे, उनको सब जगेटिंग करके उन्होंने उनका जो रूल था उसको एस्टैब्लिश किया। ये हम देखेंगे इस किताब में। यू विल सी हाउ दे एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे
कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया, ये भी हम देखेंगे इस किताब में। इसके अलावा कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेज, अपने जो सारे खर्चे थे, एक्सपेंसेस थे, उनको निपटाने के लिए उन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा किया, रेवेन्यू के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया। तो ये भी हम इस बुक में देखेंगे। ब्रॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस, produced crops they needed for exports, and you will understand the changes that came about as a consequences. इसके अलावा अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर उन्होंने खरीदा, उनको जो गुड्स चाहिए थे उनको उन्होंने लो प्राइस के ऊपर खरीदा, और जिन वस्तुओं या जिन क्रॉप्स की उनको नीडेड होती थी एक्सपोर्ट के लिए, उनको उन्होंने प्रोड्यूस करवाया। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज ए कंसिक्वेंस। और इसके अलावा इन सारी कोशिशों के कारण जो चेंजेज आए वो भी आप जो है इसमें जानेंगे। ब्रिटिश शासन के कारण जो चेंजेज आए वो भी हम देखेंगे। यू विल आल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेज ब्रिटिश रूल brought about in values and taste, customs and practices। और इसके अलावा ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या जो बदलाव आए वो भी हम देखेंगे। टेस्टेज, कस्टम्स, प्रैक्टिस में क्या क्या जो है बदलाव आए वो हम देखेंगे। When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। तो ये colonizations की डेफिनेशन है। जब एक देश के ऊपर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन आपको अंडरलाइन करनी है कि व्हेन द सबजगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर, जब सबजगेशन होता है किसका, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर, जब एक देश पर दूसरे देश के सबजगेशन से यानी दबदबे से जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेंजेज आते हैं तो उस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है कॉलोनाइजेशन, इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way। इसके अलावा ये जो बदलाव आए थे, इन बदलावों को एक ही ढंग से जो है फील नहीं कर रहे थे, एक ही ढंग से जो है एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे। दैट इज वाई द बुक इज कॉल्ड ओवर पास्ट इन द प्लूरल। तो इसीलिए इस बुक को हमारे अतीत नाम दिया गया है, यानी प्लूरल, हमारा अतीत नहीं है, इसको हमारे अतीत कहा गया है। इसी कारण से जो बदलाव आ रहे थे उनको हम एक ही ढंग से इनको रियलाइज नहीं कर रहे थे, इसलिए इसको प्लूरल नाम दिया गया है, ओवर पास्ट, हमारे अतीत। हाउ डू वी नो, तो अब हम जानते हैं, हम किस तरह जानते हैं, देखते हैं। व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए हिस्टोरियंस कौन से सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, कौन से सोर्सेज को वो हिस्ट्री लिखने में जो है यूज लेते हैं, वो हम देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करता है।
अभिलेख तैयार करता है। कौन करता है? प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशंस अभिलेख तैयार करता है, रिकॉर्ड्स तैयार करता है। तो किस प्रकार प्रशासन जो है रिकॉर्ड्स तैयार करता है वो हम देखते हैं। वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए जो ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स है वो इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। ऑफिशियल्स जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशंस के द्वारा तैयार किया जाता है और वो हिस्टेरियंस के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्सेज होता है। उसके द्वारा वो हिस्ट्री लिख सकते हैं, इतिहास का लेखन कर सकते हैं। वो ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। क्या सोर्स है? रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सरकारी अभिलेख। सरकारी अभिलेख जो होते हैं इतिहास को लिखने के इम्पोर्टेंट सोर्सेज होते हैं। द ब्रिटिश बिलीव्ड, ब्रिटिश सोचते थे, उनका मानना था दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट, कि चीज़ों को लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये उनका मानना था। ब्रिटिश बिलीव करते थे कि जो लिखा हुआ जो साहित्य होता है, जो लिखना होता है, यानी चीज़ों को लिखना उनके लिए इम्पोर्टेंस रखता था। एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी, डिसीजंस, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। तो उनके लिए हर निर्देश, हर प्लान, नीतिगत फैसले, पॉलिसी डिसीजंस, एग्रीमेंट यानी सहमति, तो इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। तो इनको साफ साफ लिखना जरूरी था उनके लिए। ब्रिटिश के लिए ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते थे, प्लान होते थे, पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते थे, एग्रीमेंट होते थे, इन्वेस्टिगेशंस होते थे, तो उनको क्लियरली लिखना जरूरी होता था। वो उसको लिखवाते थे। वंस दिस वाज डन, ऐसा करने के बाद थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उसके ऊपर डिबेट भी की जा सकती थी। अगर किसी चीज़ को क्लियरली लिख लिया जाता था तो प्रॉपरली उसको स्टडीड किया जा सकता था एंड डिबेटेड किया जा सकता था, यानी उसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता था, डिबेट किया जा सकता था। दिस कन्विक्शंस प्रोड्यूस्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति जो है और उसका उदय हुआ। कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। तो मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स की जो कल्चर थी वो पैदा हुई। द ब्रिटिश आल्सो फेल्ट, इसके अलावा ब्रिटिश ये भी मानते थे, उनको ये लगता था that all important documents and letters needed to be carefully preserved। उनको ये भी लगता था कि जो तमाम दस्तावेज और जो लेटर्स है उनको संभाल के रखना भी ज़रूरी है। उनको ये भी लगता था कि इनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, केयरफुली इनको सेफ रखा जाना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो लेटर्स है, तो ये ब्रिटिश फेल्ट करते थे कि इनको प्रिजर्व रखा जाना चाहिए। सो द सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने सभी शासकीय जो संस्थान होते थे उनमें एक अभिलेख कक्ष भी बनवाते थे। वो अटैच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस होते थे उनके अटैच में ही वो रिकॉर्ड रूम्स के एस्टाब्लिश भी करते थे, उनको वो स्थापित करते थे ताकि रिकॉर्ड रूम्स में जितने भी रिकॉर्ड है उनको सेफ रखा जा सके। तो
तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस होते थे उनके पास में ही एक रिकॉर्ड रूम भी वो बनवाते थे। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariat, the law courts, all had their records rooms. तो ये जितने भी है इनके सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। जितने भी ये ऑफिसेज होते थे, चाहे तहसीलदार का ऑफिस हो, चाहे कलेक्ट्रेट यानी कलेक्टर का ऑफिस हो, कमिश्नर का ऑफिस हो, जितने भी ऑफिस होते थे या लॉ कोर्ट हो, इनमें सब में रिकॉर्ड रूम होते थे। इनमें अभिलेखागार, संग्रहालय जो है ये बनवाए जाते थे। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. 19वीं सदी की शुरुआत में एडमिनिस्ट्रेशंस की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास जो पत्र और ज्ञापन जो भेजे गए उनको आप आज भी इन रिकॉर्ड रूम में देख सकते हो। जो मूव किए गए, क्या मूव किए गए, जो मेमोज थे, जो लेटर्स थे, वन ब्रांच टू अनदर एडमिनिस्ट्रेशंस ब्रांच में जो लेटर्स और मेमोज जो मूव किए गए उनको आप अभी भी आप जो है रीड कर सकते हो, उनको देख सकते हो। कहाँ देख सकते हैं हम? रिकॉर्ड रूम में देख सकते हैं। You can also study the notes and reports that district officials prepared or the instructions and directives that were sent by officials at the top to provincial administrators. तो वहाँ आप जिला अधिकारियों के द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स भी आप रीड कर सकते हो, या फिर बड़े अफसरों द्वारा जो प्रांतीय अधिकारी होते थे उनको भेजे गए जो निर्देश है, जो सुझाव है, वो भी आप देख सकते हो। इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्टिव्स, ये जो उच्च अधिकारियों के द्वारा जो भेजे गए जो निर्देश है, डायरेक्टिव्स है, वो भी आप जो है देख सकते हो इन रिकॉर्ड रूम में। In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by कैलीग्राफिस्ट। तो 19वीं सदी के शुरुआत में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकल तैयार की गई, कॉपीड किया गया, इनको नकल तैयार की गई। तो उन्हें जो नकल तैयार करते थे उनको कैलीग्राफिस्ट कहते थे, यानी जो सुंदर अक्षरों में जो दस्तावेजों की नकलें बनाते थे, उनको कॉपी करते थे, उनको उस काल में कैलीग्राफिस्ट कहते थे। दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। तो कैलियोग्राफी ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते थे। तो कैलीग्राफिस्ट आपके आ सकता है कि व्हाट इज हु वाज कैलीग्राफिस्ट। तो आपको इसका आंसर देना है कि हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। जो चीज़ों को बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे उनको हम कैलीग्राफिस्ट कहते हैं। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के मध्य तक, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. इसके बाद में 19वीं सदी के मध्य तक जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो फैलने लगी, वो तकनीक आ गई। इस तकनीक के सारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की जो कार्रवाई होती थी उसको जो है उसकी प्रतियां बनाई जाने लगी, प्रिंटेड की जाने लगी। जो दस्तावेज होते थे, जो रिकॉर्ड्स होते थे वर प्रिंटेड, उनको उनकी नकलें तैयार की जा सकती थी।
तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने जो हमारा टॉपिक था हाउ डू वी पीरियोडाइज, ये हमने देखा अवधियाँ हम कैसे तय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो हमारा टॉपिक होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक होगा सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट और व्हाट ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। इन टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।